हेलो दोस्तों, यह क्लास नाइन्थ के विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 5 और लास्ट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है रसधानियाँ। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। अब जो रसधानियाँ होती हैं ये ठोस हों या अथवा तरल पदार्थ हो, चाहे वह पदार्थ ठोस हो या तरल हो, उनकी संग्राहक थैलियाँ होती हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं। अब जो जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल जो होते हैं उनमें जो रसधानियाँ होती हैं वो छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में ये रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। तो ये याद रखिएगा कि जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी तथा पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। जो कुछ पादप की कोशिका यानी जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उनमें रसधानियाँ जो कोशिका का आयतन होता है उससे 50 से 90% तक होते हैं। सोच लीजिए कितनी बड़ी होती हैं रसधानियाँ। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है। जो पादप की कोशिकाएं होती हैं, जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं, उनकी रसधानियाँ जो होती हैं उनमें कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में भरा होता है और एक कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। और ये जो रसधानियाँ होती हैं ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं और जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, कुछ पदार्थ जो आवश्यक होते हैं रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा तथा विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। और ये जो पदार्थ होते हैं जो मतलब रसधानी में होते हैं, जो पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं, ये पदार्थ जो हैं अमीनो अम्ल हैं, शर्करा है, विभिन्न कार्बनिक अम्ल हैं तथा कुछ प्रोटीन हैं जो रसधानी में पौधे के आवश्यकता के अनुसार भरे होते हैं। एक कोशिक जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। और जैसे एक कोशिकीय जीव हुआ जिनमें केवल एक ही कोशिका होते हैं, उनमें जैसे कि अमीबा हो गया, उनमें खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए यानी जो खाते हैं वो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनकी रसधानियों में वही खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एककोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और कुछ एककोशिकीय जीव होते हैं जिनकी विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो कुछ एककोशिकीय जीव हैं जिनमें रसधानियों का कार्य होता है जल, जो अतिरिक्त जल होता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उनको शरीर से बाहर निकालना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस है जिनका जवाब आप कमेंट में देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्या आप दो ऐसे अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है? आप दो अंगकों के नाम बताएंगे जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। दो क्या, तीन अंगकों के नाम बताएंगे जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? इसका आंसर आप देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? चौथा क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? इन चारों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक रचना होती है जिसके द्वारा वह विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन तथा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है, मतलब जो प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं उनकी अपनी एक संरचना होती है और जिसके द्वारा वह विशिष्ट कार्य जैसे कि श्वसन, पोषण तथा अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन एवं नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। अब जो कोशिका होती है वो भी श्वसन, पोषण तथा अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है और नई प्रोटीन बनाने में मदद करती है। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट रचना के कारण संभव हो पाता है। और ये जो श्वसन हुआ, पोषण हुआ और अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन हुआ, ये सभी उसकी झिल्ली और अंगकों के विशिष्ट रचना के कारण ही संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है।
यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। तो कोशिका की परिभाषा क्या हुई? सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसे ही कोशिका कहते हैं। तो यहाँ से कोशिका की परिभाषा भी निकल गई। चलिए अब रिक्तिका यानी वैक्यूल्स के कार्य देख लेते हैं। तो इसका पहला कार्य हो गया, इसका पहला कार्य है रिक्तिका कोशिकाओं को स्फीति प्रदान करता है। जो रिक्तिका होती है वह कोशिकाओं को स्फीति यानी फुर्ती प्रदान करती है। नंबर 2 का है भंडारण का कार्य करती हैं। आप पहले ही देख चुके हैं कि भंडारण का कार्य करते हैं। तीसरा नंबर अगर दिखाई ना दे रहा हो तो ध्यान से सुन लीजिए। रिक्तिका में एंथोसाइनिन जैसे पदार्थ होते हैं जिसके कारण ये फूलों का रंग लाल नीला आदि होता है। अब ये जो रिक्तिका होती है इसी के कारण फूलों का रंग लाल नीला आदि कलर होता है। नंबर 4 एक कोशिकाओं में परासरण नियंत्रण का कार्य करती हैं। ये 4 कार्य रिक्तिका के हो गए। रिक्तिका कोशिका को स्फीति प्रदान करती है, भंडारण का कार्य करती है, फूलों के रंग को निर्धारित करती है तथा एक कोशिका के परासरण नियंत्रण का भी कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो कोशिका विभाजन अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो एकदम ध्यान से देखिएगा। जीवधारियों में वृद्धि हेतु यानी जो जीवधारी यानी जो जीव होते हैं उनमें वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। मतलब अगर आप छोटे से बड़े हुए हैं तो नई कोशिकाएं जब तक बनेंगी नहीं तब तक आपके शरीर में वृद्धि कैसे होगी? तो वही जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन एवं प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। अब नई कोशिकाएं जब बनेंगी तो जो पुरानी और मृत कोशिकाएं हुई या जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनके स्थान कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, उनके स्थान पे नई कोशिकाएं आएंगी और प्रजनन हेतु और एक कोशिका से 2 कोशिका बनने के लिए जो प्रजनन यानी जनन होगा, प्रजनन हेतु युग्मक बनाते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। अब जो नई कोशिकाएं होती है उनके बनने की जो प्रक्रिया होती है वही कोशिका विभाजन कहलाती है। अब कोशिका विभाजन कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका विभाजन सूत्री या इसको समसूत्री कह सकते हैं। समसूत्री या सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, मुख्यतः 2 प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। यानी कोशिका विभाजन सेल डिवीजन कितने प्रकार की होती हैं? समसूत्री और अर्धसूत्री, 2 प्रकार की कोशिका विभाजन होती हैं। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजन करती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। यानी जिससे कोशिकाएं वृद्धि करती हैं वह सूत्री विभाजन होता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि करती हैं उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका जिसे मातृ कोशिका कहते हैं, यानी जो मातृ कोशिका होती है, मान लीजिए एक सेल है तो ये हो गया मातृ कोशिका, मातृ कोशिका भी कह सकते हैं। विभाजन में 2 समरूप संततियां बनाती हैं। अब विभाजन में सेम एक ही प्रकार की 2 संतत कोशिकाएं बनाती हैं। ये हो गई संतत कोशिका, तो ये दोनों हो गए संतत कोशिका। कोशिकाएं बनाती हैं। संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है और जो संतत कोशिका है उनमें अगर गुणसूत्र इसमें 11 है तो इसमें भी 11-11 दोनों में होंगे। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करते हैं। और ये जो समसूत्री विभाजन होता है जीवों में वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समसूत्री विभाजन से जीव में मतलब क्या फायदे हैं? तो जीवों की वृद्धि तथा ऊतकों के मरम्मत में सहायक होती है। ये फिगर देख लीजिए, देखिए एक मात्र कोशिका है, इसमें 1 2 3 4 4 गुणसूत्र हैं। तो अब ये चारों गुणसूत्र दोनों संतत कोशिकाओं में चले जाएंगे। देखिए इसका ए हो गया, इसका ए होगा, इसका ए, इसका ए। ये जो 4 गुणसूत्र हैं समान रूप से दोनों कोशिकाओं में चले जाएंगे। यहाँ पर हमने देखा भी है कि जो जीवों में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में समान होती है। तो जितना मातृ कोशिका में था उतना ही संतत कोशिका में 4 गुणसूत्र इसमें थे, तो 4 गुणसूत्र दोनों संतत कोशिका में चले गए हैं।
अब जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतक की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं। अब जंतु अथवा पौधों के प्रजनन अंगों तथा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं, जो ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करती हैं, जो निषेचन के बाद संतान यानी जो पुत्री कोशिका होगी उसका निर्माण करती है। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्री कहते हैं। अब जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण होता है वह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। अब अर्धसूत्री विभाजन जो है उसमें एक विभाजन और दो विभाजन होंगे, सॉरी, और समसूत्री विभाजन में एक विभाजन होता है। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती है। अब समसूत्री विभाजन में दो कोशिकाएं बनी थी और इसमें चार कोशिकाएं बनेंगी। चार नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और जो नई कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और समसूत्री विभाजन में समान होते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी होती है? क्या आप बता सकते हैं कि संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी होती है? अब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो देखिए क्यों आधी होती है। तो इसमें देखिए चार गुणसूत्र हैं मात्र कोशिका में। अब चारों गुणसूत्र जब अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ तो आधा आधा बट जाएंगे। तो दो गुणसूत्र इसमें चले आए, दो गुणसूत्र इसमें चले आए। अब यहाँ पे जो हुआ अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूरा हो गया। इसी में दो विभाजन होते हैं, पहला विभाजन हो गया। अब दूसरा अर्धसूत्री सेकंड में देखिए, इसमें दो गुणसूत्र थे तो यहाँ पे अब समसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है उसको समसूत्री विभाजन कह सकते हैं। अब यहाँ पे दो हैं तो दो दो इसमें हो गए, दो संतत कोशिकाओं में यहाँ पे दो। तो यह जो अर्धसूत्री फर्स्ट होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी बढ़ जाती है, आधी एक संतत कोशिका में चले जाएगी एक संतत कोशिका। तो संतत कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों रह जाती, इसीलिए हो जाती है। तो यह अर्धसूत्री विभाजन हो गया। समसूत्री विभाजन देखिए, यह विभाजन कायिक कोशिकाओं यानी जो सोमैटिक सेल होते हैं में होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका यानी जो एक पेरेंट सेल होता है, इस विभाजन के फलस्वरूप एक पेरेंट सेल से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी जो संतति कोशिकाएं हैं उसमें एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होगा। तो समसूत्री विभाजन के चरण, तो इसमें 5 चरण होते हैं। जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें 5 चरण होते हैं। पहला अंतरावस्था इंटरफेज, दूसरा पूर्वावस्था प्रोफेज, तीसरा मध्यावस्था मेटाफेज, चौथा पश्चावस्था एनाफेज और पांचवा अंतया अवस्था टीलोफेज। तो इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनका नाम याद रखिएगा। समसूत्री विभाजन में 5 चरण होते हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन दो चरणों में पूरा होता है। अब जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यह सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है और यह दो चरणों में पूरा होता है। पहला अर्धसूत्री फर्स्ट और दूसरा अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। अब जो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है उसमें भी 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। अब इसमें 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है। तो समसूत्री विभाजन में यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में होता है। पहला अंतर यह हो गया कि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। नंबर 2, समसूत्री विभाजन, इस विभाजन में कम समय लगता है। जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें कम समय लगता है और अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। तीसरा है, इस विभाजन के द्वारा 1 से 2 कोशिकाएं बनती है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें 1 से 2 कोशिकाएं बनती है और अर्धसूत्री विभाजन में 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। चौथा है कि संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है। अब जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें जैसी संतति कोशिका में गुणसूत्र होंगे, मतलब जनक में जैसे होंगे उसी प्रकार संतति में होती हैं। अब अर्धसूत्री में संतति कोशिका में उन जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण इसमें आनुवंशिक विविधता होती है।
5वां नंबर है, इनमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक का आदान प्रदान नहीं होता। और जो समसूत्री विभाजन है, इनमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। और नंबर 6 है, इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। और जो समसूत्री विभाजन होता है, इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, इसकी प्रोफेज अवस्था बड़ी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है, इसको देख लीजिएगा। देखिए, समसूत्री विभाजन की इकाई कोशिकाएं में होता है या जनन कोशिकाओं में होता है या कम समय में होता है। अर्धसूत्री विभाजन अधिक समय लगता है। इसमें 1 से 2 कोशिकाएं बनती है, अर्धसूत्री में 1 से 4 बनेंगी। इसमें संतत कोशिका जैसे होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है, अर्धसूत्री विभाजन में होती है। और इसमें गुणसूत्रों का आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है, इसमें होता है। और इसमें समसूत्री में प्रोफेज अवस्था छोटी होती है और अर्धसूत्री में प्रोफेज अवस्था बड़ी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब है पॉइंट है कि आपने क्या सीखा। पूरे चैप्टर का सारांश जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आपने क्या सीखा इसको भी एक बार देख लेते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो कोशिका जो होती है वो जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक भी कह सकते हैं, क्रियात्मक दोनों की इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। झिल्लियाँ लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका जो के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है और ये झिल्लियाँ लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है और यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरणदायी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। अब जो पादप कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति होती है वह फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरणदायी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकैरियोट में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य में से अलग होते हैं और यह कोशिका के जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह परिवहन तथा उत्पादन सतह के रूप में कार्य करता है। गाल्जी उपकरण यानी जो गाल्जी बॉडी होता है झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है और यह कोशिका के बनने पदार्थों को संचयन तथा रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्लियुक्त अंगक जैसे प्लेटिस्ड होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लेटिस्ड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होते हैं उन्हें क्रोमोप्लास्ट, वह क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल होते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में प्राथमिक कार्य संचयन करना और जो ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है उसका कार्य है कि संचयन करना। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होता है और जो अधिकांश पादप कोशिकाएं परिपक्व होती हैं उनमें केंद्रीय राजधानी होती है। यह कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखती है और यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचयन करती है। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता। जो प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती हैं उनमें कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं और उनमें क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। जो अंगक के रूप में केवल राइबोसोम होते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होते हैं और जो जीवधारी हैं उनमें कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 5वां जो है कि जीवन की मौलिक इकाई है, ये चैप्टर पूरा होता है। और यहाँ पे जो अभ्यास है इसको कीजिए, जो ना आए उसको कमेंट में पूछ लीजिए, उसको बता दिया जाएगा। और यहाँ पे पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में टिश्यू के साथ, नए लेक्चर के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।